इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को समझना, और अपनी फीलिंग के साथ साथ सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझना, और ना केवल समझना बल्कि इस बात का आपके अंदर एक गुण होना कि आप उनकी फीलिंग्स को रेगुलेट कर सकें, बिना कहे उनकी बात आप समझ सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें, जो भी उनकी परेशानी है उस परेशानी को समझ सकें, और इस हद तक काबिलियत हो कि आप उनके इमोशंस को समझ के उनके इमोशन को आप बैलेंस भी कर दें। बहुत ज़्यादा गमगीन है तो आपने उनके दुख को समझा और उनको नॉर्मल कर दिया। इंटेलिजेंट जैसे पता ही है आपको, जैसे अभी सबका डेफिनेशन हम देंगे बट शुरुआत कर रहे हैं तो बस इमोशनल इंटेलिजेंस समझिए। जनरली हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है। कोई मैथमेटिक्स जो है बहुत बेहतर सॉल्व कर रहा है तो बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट जनरल जो हमारा परसेप्शन है, मीनिंग पता है। तो बस इतना समझिए सिंपल वर्ड्स में कि जो इमोशंस की दुनिया में जो इंटेलिजेंट होता है बंदा, इसका मतलब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा है। बिना कहे आप जो है, मान लीजिए अच्छे दोस्त हैं, आप तकलीफ में हैं लेकिन सामने से एकदम हंस बोल रहे हैं, कोई जो है शिकन परेशानी आपके चेहरे पे नहीं है, फिर भी आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको देखते ही समझ जाती है कि कोई परेशानी है, आपको अंदर कोई तकलीफ है जो आप शेयर नहीं कर रही हैं। इसका मतलब आपकी दोस्त के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, वो आपके इमोशन को समझ रही है। तो इमोशन को अच्छे से समझना, सामने वाले के इमोशन को अच्छे से समझना और उसको रेगुलेट करना ही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में कूदने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसी क्या क्या होता है? ये एक तरीके की एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपको अलाउ करते हैं नॉलेज को अक्वायर करने में, उसको सीखने में, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में। यही है इंटेलिजेंस। आपके सामने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया, आपने उसको पढ़ा, देखा, एक माइंड में जो है सॉल्यूशन सोचा, और अपने ज्ञान का, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके आपने उसको 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। इंटेलिजेंट हुए आप। अज्यूम करिए कि आपने वही क्वेश्चन 25 मिनट में सॉल्व किया, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया, जो सीखा था आपने, और उसका इस्तेमाल करके आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। पहले केस में भी निकाल रहे थे, लेकिन पहले केस में 2 मिनट टाइम लगी, दूसरे केस में आपको 25 मिनट लगे। अगर आपको 25 मिनट लगे तो क्या आप इंटेलिजेंट कहे जाएंगे? कि आपके अंदर इंटेलिजेंस ठीक ठाक है? नहीं है। तो इंटेलिजेंस तभी मानी जाएगी जब वो टाइम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अगर आप टाइम के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब इंटेलिजेंस की कमी है। अब ये नहीं कि कोई इंसान पागल है, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसकी स्पीड से पता लगाया जा सकता है इंटेलिजेंस के बारे में। हालांकि जो इसकी परिभाषा है वो वक्त के हिसाब से बदलती रही। इंटेलिजेंस को लेके अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग सोशल साइकोलॉजिस्ट, सब ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और एट लास्ट जो है एक बड़ी सी ब्रॉड सी डेफिनेशन निकल के आई। तो वो सारा जो जर्नी है, जो इवोल्यूशन हुआ, उसको हम लोग आज एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर जो है
ब्रॉड मीनिंग की थोड़ा सा बात की जाए, बिना इवोल्यूशन हिस्ट्री को देखे हुए आपके नोट्स में जो दिए हैं, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस को एक एबिलिटी के तौर पे दिखाया गया। नॉट ओनली एबिलिटी बल्कि कह लीजिए सेट ऑफ एबिलिटी, यानी कि कई सारी एबिलिटी का एक समूह है जो क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है। जैसे कि बेहतर समझ, एक अंडरस्टैंडिंग नेचर होना इंटेलिजेंस है। बेहतर तरीके से आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, इंटेलिजेंस है। बेहतर आप फैसले ले पा रहे हैं, ये भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आप लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, यानी कि तार्किक हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये भी इंटेलिजेंस है। ठीक ना? तो अगर ये सारी एबिलिटीज़, योग्यताएं आपके अंदर हैं तो आप माने जाएंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि ये इंटेलिजेंस क्या सिर्फ इंसानों के अंदर है या एनिमल्स के अंदर भी है? तो आपको जवाब क्या मिलेगा? आपको जवाब ये मिलेगा कि नहीं, दोनों के अंदर है। भले ही सभी जानवरों में ना हो, लेकिन कुछ एनिमल्स भी आपको मिलेंगे जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो आएगा एप्स का, बंदरों का, चिंपैंजीज हो गए, जो है मंकी हो गए। इसके अलावा फिश में एक नाम आता है, वो आता है डॉल्फिन का। देखे होंगे आप लोग वीडियोस वगैरह, डॉल्फिन को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है और वो कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं। वो परफॉर्मेंस कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस है उनके अंदर। इसके अलावा एक और एनिमल आता है, आप लोगों ने हो सकता है रियल में भले ना देखा हो, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, वो है ऑक्टोपस। ठीक ना? ऑक्टोपस भी जो है हाईली इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आप उनको बंद कर दीजिए, एक जार में बंद कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और वो उसका ढक्कन अंदर से खोल के आराम से निकल के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ है। पैरट ले लीजिए, डॉग्स ले लीजिए। तो इंटेलिजेंस जो है इंसानों के साथ साथ, अगर स्कोप की बात की जाए तो इंसानों के साथ साथ एनिमल्स में भी पाई जाती है। इस बात को साबित करने के लिए कई सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने किताबें लिखी, कई सारे थिंकर्स ने इसके बारे में बातें की हैं। ऐसी ही दो किताबें आपको मिल सकती हैं जो एनिमल की इंटेलिजेंस के बारे में बात करती हैं। पहली जो किताब है उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। ये किताब किसने लिखी? एडवर्ड ने, एडवर्ड थॉर्नडे। एक और किताब है, उस किताब का नाम द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। ये किताब किसने लिखी? स्टैनली कोरिन ने। ठीक है, ऐसी किताबें हैं जो ये कह लीजिए कि साबित करती हैं कि एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होती है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती है, इंटेलिजेंस के स्कोप को और ज़्यादा भी आगे बढ़ाते हैं लोग, और ये भी कहा जाता है कि एनिमल्स जो है प्लांट्स में भी इंटेलिजेंस होती है। जैसे प्लांट्स समझते हैं चीज़ें, आपको रिप्लाई देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। इसी में एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको सनफ्लावर का। सनफ्लावर क्या है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। वो सूरज के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक ऐसा फ्लावर। इसको इंटेलिजेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? या फिर छुई मुई ले लीजिए, टच मी नॉट। आप उसको छुएंगे, वो शर्मा जाएगी, अपनी पंखुड़ियाँ जो है पत्तियाँ उसको सिकोड़ लेगी, तो वो शर्मा नहीं रही एक्चुअली में। तो कुछ थिंकर्स हैं वो इसको खींचते हैं प्लांट्स तक भी, लेकिन ये बात जो है उतना रेशनल नहीं है और इसको रिजिडिटी से जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो एनिमल्स तक ही इस स्कोप को माना जाता है। और रही बात ऑब्जेक्ट्स की, सामानों की, तो उनमें इंटेलिजेंस तो होती ही नहीं। लेकिन उन सामानों के एक दूसरे रूप में भी आजकल इंटेलिजेंस देखी जा सकती है, और वो है मशीन्स। रोबोट एक क्या है? मशीन है।
तो मशीन में भी इंटेलिजेंस हो सकती है, ये आजकल की दुनिया देख रही है। एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें भी इंटेलिजेंस है एक तरीके की। लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो थिंकर्स हैं, वो इस बात को लेके पूरी तरीके से राज़ी नहीं हैं कि इसको इसी टॉपिक में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, क्योंकि जो इंसानों की इंटेलिजेंस है और जो मशीनों की इंटेलिजेंस है, दोनों में डिफरेंस है। हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें अफेक्टिव कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, मशीन में वो अफेक्टिव कंपोनेंट आपको नहीं दिखाई देगा। हमारे अंदर जो है कंसाइंस है, कॉन्शियंस है, मशीनों के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक ना। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है मशीनों वाला, कि उनके अंदर इंटेलिजेंस है कि नहीं है। और इस बात को साबित किया तरीन डेस्कार्ट्स ने। उन्होंने एक किताब लिखी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका क्या मतलब है? मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं नहीं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ, ये इसका सेंस निकलता है। आप सोच रहे हैं इसलिए आप हैं, अगर आप सोचना बंद कर दें तो मतलब आपका अस्तित्व नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सोचने की क्षमता नहीं रखता, जिसके अंदर सोचने की एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई सोल नहीं है इसका मतलब। और सोल नहीं है तो वो इंसान या वो चीज़ इंटेलिजेंट कैसे होगी? तो इन्होंने ये इस चीज़ को जो है खारिज करने की कोशिश की एक तरीके से, ठीक है। ये ओवरऑल ऊपर ऊपर की बातें थी। अब आते हैं मेन चीज़ पे। मेन चीज़ क्या है? अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें बहुत सालों से जो है, कई सौ साल से नहीं हो रही हैं। ये आपके 20s का टाइम है, 20वीं शताब्दी से ही ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म्स इस्तेमाल में आना शुरू हुए हैं। हालांकि पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, या वर्ड का भले नहीं, इसके बारे में जिसने बात की थी वो की थी 350 बीसी के आसपास एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ठीक है। उसके बाद इसको लेके कोई खास बातें नहीं हुई। ये कॉन्सेप्ट भी, इमोशनल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में आए। जैसे साइकोलॉजी ना पहले एक अलग ब्रांच नहीं मानी जाती थी, फिलॉसफी का ही हिस्सा था वो भी। लेकिन 1850 में साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन गया, एक अलग ब्रांच बन गया, एक डिसिप्लिन अलग बन गया। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता रहा और 20वीं सेंचुरी में इंटेलिजेंस जो वर्ड है, ये टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार डिफाइन किया गया। इससे पहले इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन नहीं थी, इसके बारे में कोई एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया गया था, टर्म जो है कॉइन ही नहीं किया गया था। लेकिन 20वीं सेंचुरी में जो है पहली बार इस टर्म को कॉइन किया गया और एक डेफिनेशन दी गई। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग पढ़ रहे थे एटीट्यूड। पहली डेफिनेशन दी गई, उसमें कुछ कमी थी, फिर दूसरी डेफिनेशन दी गई, उसमें कुछ कमी, तीसरी में थोड़ा उसको और सुधारा गया। इस तरीके से फाइनल डेफिनेशन पे, कंक्लूजन पे लोग पहुंचे। तो पहली जो डेफिनेशन दी गई थी वो दी थी अल्फ्रेड ने। क्या बोला गया? इंटेलिजेंस is the ability to judge well, understand well, and reason well। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इंटेलिजेंस वो योग्यता है जिसमें आप बेहतर तरीके से जज कर पाएं, बेहतर तरीके से समझ पाएं और बेहतर तरीके से आप तर्क कर पाएं। अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से जज कर रहे हैं, सामने वाले को, किसी चीज़ को, कोई सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अच्छे से तर्क दे पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं।
ये सीधी सादी डेफिनेशन आई जो एक तरफा डेफिनेशन थी, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनी मतलब सिंगल, वन डायरेक्शनल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अज्यूम करिए कि एक लड़का है जिसको, मान लीजिए कि नुसरत को ले लीजिए, बायोलॉजी वाली हैं, और रिसालत, रमीसा या तंजीला जो भी हैं, आप सब मान लीजिए आर्ट्स वाले हैं ना, तो उर्दू वाले ले लीजिए, मान लीजिए रिसालत या रमीसा। अब रिसालत जो है, नुसरत क्या है, बायो वाली हैं, बायो में बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, मान लीजिए 99% हर सेमेस्टर में वो लेके आ रही हैं। क्या हुई वो? इंटेलिजेंट हुई कि नहीं हुई? कौन बताएगा? हुई। ठीक है। और आप मान लीजिए उर्दू में 99% लेके आ रहे हैं, इंटेलिजेंट हुई कि नहीं हुई? हुई। ये किसकी भाषा हो गई? ये अल्फ्रेड की भाषा होगी, एक तरफा बात हो गई। अब उसी नुसरत से आप उर्दू का क्वेश्चन दीजिए और उर्दू मान लीजिए वो पढ़ी ही नहीं है, हो सकता है कि माइनस में नंबर चला जाए। बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए वो 10 मार्क्स जो है उनको मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, और आपको बायोलॉजी दे दिया जाए और आप जो है 10 और 15 मार्क्स ला रही हैं आउट ऑफ 100, अब क्या बोलेंगे? नुसरत इंटेलिजेंट है या आप इंटेलिजेंट हैं? तो बताइए, एक चीज हमने देखी और हम लोगों ने इंटेलिजेंट बोल दिया और एक चीज नहीं दिखी, तो फिर क्या हो गया? गड़बड़ हुआ ना। यही प्रॉब्लम थी इस डेफिनेशन में। हम किसी एक चीज में अगर कोई बेहतर है, कोई एक चीज जज कर रहा है, समझ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो गया। ठीक ना? इशू हो सकते हैं। कोई एक इंसान को, मान लीजिए किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन आप उसको गिटार बजाने के लिए दे दीजिए, नहीं बजा पाएगा। या कोई गिटार बजाने वाले बहुत ही बेहतरीन बजा रहा है, दुनिया के टॉप जो गिटार बजाने वाले हैं उनमें आ रहा है, आप मैथ का क्वेश्चन एक सिंपल सा दीजिए, मान लीजिए वो नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसके गिटार बजाने की जो एबिलिटी है वो क्या हुई? भाड़ में नहीं भेज सकते। और जो मैथमेटिक्स इतना बढ़िया सॉल्व कर रहा है, उसकी जो योग्यता है उसको भी भाड़ में नहीं भेज सकते। इस चीज का सॉल्यूशन दिया गया दूसरी डेफिनेशन में, और उनका नाम था, ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे बायो उर्दू। अच्छा, ये अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, रीजन तर्क कर, तर्क, वजह नहीं, यहाँ पे तर्क। दूसरी डेफिनेशन दी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने, पहली वाली क्या थी? यूनी फैक्टर थी, सिंगल फैक्टर की बात की, और यहाँ इन्होंने इसी फैक्टर को पूरा किया, इसलिए इनकी थियरी को बोला जाता है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी का मतलब क्या हुआ? इन्होंने दो फैक्टर बताया, एक बताया जनरल फैक्टर, जीएफ मान लीजिए, और दूसरा इन्होंने बताया स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या है? जैसे जनरली हर इंसान, अब जिसको, अब एक तो होते हैं जैसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, या फिर जो है कह लीजिए कि स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जिनका कुछ इशू है, उनको साइड कर दीजिए। बट जनरली जो हम कॉमन लोग हैं, सबका एक जो भी वर्क है, ऑपरेशन है, वो कॉमन दिखता है। जो मेंटल ऑपरेशन है वो कॉमन दिखेगा, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, फैसले लेने की बातें सब जनरल दिख रही है ना, तो उसको उन्होंने डाला जनरल फैक्टर में। और दूसरी चीज़ है स्पेसिफिक, जो क्वालिटी है वो हो गया आपका स्पेसिफिक फैक्टर। अब इसमें इन्होंने क्या किया? नुसरत की भी सारी क्वालिटीज़ देखी और रमेशा आपकी भी सारी क्वालिटीज़ देखी। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फैक्टर। और नुसरत का उन्होंने देखा कि बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन है, वो हो गया उनका स्पेसिफिक फैक्टर। और आपका देखा गया कि आपकी उर्दू में बहुत बेहतरीन है, इसमें रमीशा की बायोलॉजी को इग्नोर किया गया और नुसरत जी के उर्दू को इग्नोर किया गया, और एक स्पेसिफिक फैक्टर पकड़ा गया। और इस तरीके से स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर को मिला के
ये थियरी दी गई, ये सेकंड डेफिनेशन दी गई, और इससे क्या हुआ, पहली डेफिनेशन की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। इस थियरी के अकॉर्डिंग 1927 में इस थियरी को दिया गया था। बोला गया कि ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दो फैक्टर्स मिलके इंटेलिजेंस का जो है निर्माण करता है। लेकिन सिर्फ दो फैक्टर हों ये भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो फाइनल डेफिनेशन आई ना वो थी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। एक व्यक्ति के अंदर एक ही चीज़ को पे हम नहीं जो है इंटेलिजेंस डिसाइड कर सकते। ठीक है कि रमेशा जी को बायोलॉजी नहीं आती तो उर्दू के बेसिस पे इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंट हो गई, वो इंटेलिजेंस है उनके अंदर मान लिया गया। नुसरत जी जो है उर्दू नहीं आती बायोलॉजी के बेसिस पे, लेकिन हो सकता है कि नुसरत जी को बायोलॉजी के अलावा खाना बनाना बहुत बेहतर आता हो, रमेशा जी को पॉलिटी बहुत ज़्यादा आती हो उर्दू की तरह, वो भी तो इंटेलिजेंस में आएगा। तो जो फाइनल डेफिनेशन दी गई ना 1983 में, इसमें बात की गई मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। क्या बोला गया इसमें कि अगर आप किसी एक चीज़ में बेहतर हैं, उर्दू में बेहतर हैं, बायोलॉजी में भी हो सकते हैं, बायोलॉजी में हैं खाना बनाने में बेहतर हो सकते हैं, गिटार बजा रहे हैं आप पियानो भी बजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ अच्छी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हों, अलग अलग हो सकती हैं। और कहीं कहीं पे कोऑपरेशन भी दिख सकता है कि हाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है इसलिए आपकी इंटेलिजेंस जो है और ज़्यादा हो गई, लेकिन अलग अलग भी हो सकती है। हर जगह का, हर क्वालिटी का, हर एबिलिटी का, आपके अंदर जो भी गुण है, हर गुण का कहीं ना कहीं अलग अलग वक्तों में इस्तेमाल हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें क्लियर कर दी। पहले क्या बोली कि कई सारे इंटेलिजेंसेस एक इंसान के अंदर हो सकते हैं, कई सारी खूबियाँ हो सकती हैं, हर खूबी अपने आप में अलग हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि कई खूबियाँ या फिर एक से ज़्यादा खूबियाँ आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हों, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन दिखाई दे सकता है, ठीक ना। और वो इंटेलिजेंस आपके नोट्स में लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, लैंग्वेज को लेके हो सकती है, लॉजिकल या मैथमेटिकल हो सकती है, स्पाशियल लिखा हुआ है, इसके अलावा म्यूजिकल या फिर नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, बाकी तो म्यूजिकल स्पाशियल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेचुरलिस्टिक का मतलब जैसे कोई इंसान है ना, पहले ज़माने में जो होता था कि आप, या अगर होंगे आपके घर दादा दादी कोई बुजुर्ग होगा, पूछिएगा कि वो जानवरों की आवाज़ें सुन के कई सारी चीज़ों का अनुमान लगा लेते थे। सुने ऐसा कभी? चिड़िया की आवाज़ सुन के अनुमान लगा लेते थे। चिड़िया उड़ रही हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं माइग्रेट कर रहे हैं, अंदाज़ा लग सकता था कि हम मानसून से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। या फिर जो है आप जंगल में गए हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चल सकता है कि आसपास कोई शिकारी जानवर टाइगर वगैरह घूम रहा है। ये सब क्या है? ये सब भी इंटेलिजेंस है। क्या हम लोग को ये सब चीज़ें पता रहेंगे? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो इसका ये मतलब नहीं है इस थियरी के अकॉर्डिंग कि हम लोग जो है बेवकूफ़ हैं। हम लोग भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर कोई और क्वालिटी, किसी और तरीके की इंटेलिजेंस मौजूद होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? हाँ वही ना, एक ही चीज़ अगर दिख गई किसी के अंदर तो इंटेलिजेंट बोल देंगे, नहीं दिखा तो सब बेवकूफ़ हो गए ना। तो वो एक तरफा बात थी। सबको समझ में है? हाथ ऊपर करें।